अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDI पीस टॉक में। हूं आपके उस नौशीन पर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक आर्म रेस लगी हुई। हर मुल्क ही अपनी दिफा के लिए ना सिर्फ बड़ी बड़ी एक्विजिशंस कर रहा है, बल्कि वो ममालिक जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। यही हाल पाकिस्तान और इंडिया का है। इंडिया ने अभी 6 अगस्त को अग्नि 4 का टेस्ट किया है। पाकिस्तान भी आए दिन कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि ये रेस रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये रेस कहां तक जाएगी? हम आज की गुफ्तगू में मुख्तार साहब से इसी हवाले से डिस्कस करेंगे। वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, जी। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक। अगस्त की तैयारियां हो रही हैं दोनों मुल्कों में। हम यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, साथ ही हम जो है वो अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को भी बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज मैं सुबह गुजर रही थी तो यादगार फतह के नाम से एक नया मोन्यूमेंट जो है उसका इफ्तिताह भी होने जा रहा है। 6 अगस्त को अग्नि 4 का टेस्ट हुआ। क्या है अग्नि 4? देखिए, ये अब देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी मिसाइल टेस्ट किए हैं माजी में। और इंडिया ने तो काफ़ी मिसाइल टेस्ट किए हैं, ख़ास तौर पे मई 2025 के वाक़यात के बाद। तो ये जो लेटेस्ट टेस्ट वो अगस्त 6 को हुआ है, अग्नि 4 है। अग्नि 4 जो है इनका एक तरह से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज कोई 4000 किलोमीटर के करीब है। मतलब अगर आप 4000 किलोमीटर देखें तो इंडिया से आप साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क थाईलैंड, मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह उस रेंज में आते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो आते ही हैं, श्रीलंका उस रेंज में आता है, मालदीव्स उस रेंज में आता है, मिडल ईस्ट के कई मुल्क भी, सऊदी अरब तक इसकी रेंज में आते हैं। मेरे ख्याल में इराक का भी कुछ हिस्सा, ईरान। तो मतलब ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तो इससे हम एक तो ये चीज़ देख रहे हैं कि इंडिया जो मिसाइल्स बना रहा है वो सिर्फ ज़ाहिर पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, उनके सामने एक चाइना भी होता है। तो चाइना तो एक बड़ा मुल्क है, तो उसकी एक बड़ी डेप्थ है। तो वो जब इस तरह की रेंज के मिसाइल बनाता है तो उसकी जस्टिफिकेशन आमतौर पे ये होती है कि हमारा तो एक एडवर्सोरियल ताल्लुक चाइना से है, तो हम तो इस रेंज के मिसाइल्स बनाना चाहेंगे। अच्छा, अब इसमें ये जो मिसाइल है ये सॉलिड फ्यूल्ड है, 2 स्टेज्ड है। अच्छा, इंडिया अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है 1980 की दहाई से जारी रखे हुए है और उसकी एक बड़ी रेंज है। उसमें इस तरह के इंटरमीडिएट रेंज के भी हैं, शार्ट रेंज के मिसाइल्स भी हैं, फिर उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं। मतलब हर तरह की मिसाइल्स हैं। वो मिसाइल्स भी हैं जो सबमरीन से लॉन्च्ड होते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसका आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे इनकी अग्नि सीरीज़ जो है, तो अग्नि सीरीज़ जो है उसमें अग्नि 1, 2 है जिसकी रेंज 700 से 2500 किलोमीटर है। फिर अग्नि 3, 4 है जो 3000 से 4000 किलोमीटर तक की रेंज है। अच्छा, ये उसी अग्नि 3, 4 भी है जो अभी टेस्ट किया है, ये अग्नि 4 हुआ। और ये इन्होंने एक इनकी ओडिशा में वो साइट है जहाँ से मिसाइल लॉन्च करते हैं, वहाँ से किया है। अच्छा, फिर इनका वो जो है अग्नि 5 है। अच्छा, अग्नि 5 तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब उसकी रेंज तो कोई 5000 से 7000 किलोमीटर है। मतलब वो तो चाइना से भी आप आगे जा सकते हैं। अब देखें, आपको जब पता है एक दफ़ा तुलसी जो है, जो CIA की डायरेक्टर हैं, तुलसी गैलबर्ट, तो उसने पाकिस्तान के किसी मिसाइल पे एतराज़ किया था कि जनाब ये उस तरफ कदम उठा रहे हैं। और वो हमारे पास जो अभी तक मिसाइल की रेंज है ना, वो मोस्टली 3000, 3500 मैक्सिमम रेंज यही है। लेकिन इंडिया तो 5000 से 7000 किलोमीटर तक का मिसाइल को बना रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया की बात उस तरफ से होती नहीं है। मतलब अमेरिका वगैरह में अगर कोई कंसर्न का इजहार करता है ना, तो वो पाकिस्तान के मिसाइल्स के हवाले से तो होगा, ईरान के हवाले से तो वो बहुत बात करते हैं। लेकिन इंडिया से फॉर एग्जांपल अगरचे ताल्लुक में तलखी है, लेकिन इस तरह के एतराज़ इंडिया के मिसाइल्स पे नहीं उठाए जाते। तो बहरहाल ये मैं बात कर रहा था कि एक अग्नि 5 है, वो तो अच्छा, अग्नि 5 की तो ये भी कैपेसिटी है, ना सिर्फ ये कि वो मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ICBM है, बल्कि वो MIRV कैपेबल भी है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। मतलब एक मिसाइल है, उसके ऊपर एक से ज्यादा री एंट्री व्हीकल्स लगी हुई है। अच्छा। मतलब एक मिसाइल हो सकता है 5 या 6 लेके जा रहा हो। exactly. और वो डिफरेंट जगहों पे आप उनको फिर ड्रॉप कर सकते हैं। और वो टारगेट आप सेट कर लेते हैं, टारगेट सेट कर लेते हैं, वो फिर ऑटो वो करके तो उस पे मतलब आप उसमें फीड कर देते हैं, या आप पीछे से गाइड कर रहे होते हैं, और वो फिर जिनको भी आपने टारगेट करना, उसमें फिर ये होता है कि उसकी सर्वाइवेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर वो एक मिसाइल नहीं है, वो करीब जाके 5 मिसाइल बन गए। 5 मिसाइल बन गए हैं तो अब एक को टारगेट करना शायद निस्बतन आसान होता है, रोकना इंटरसेप्टर के जरिए से। लेकिन अगर वो 5 बन गए हैं तो 5 को रोकना तो मुश्किल है। तो अग्नि 5 की ये कैपेसिटी है। तो मैं अग्नि 5 इनका वाहिद मिसाइल ऐसा है जो MIRV कैपेबल है।
अच्छा, अब अगर दूसरी इनकी सीरीज देखें तो वो पृथ्वी 1, 2, 1, 2, 3 है, उसमें कुछ शायद पहले वाली शायद इसको वो अब रिटायर कर चुके हुए हैं, लेकिन बहरहाल इसमें कोई नेवल वेरिएंट भी है, कोई ग्राउंड से भी है। तो ये बेसिकली टेक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 150 से 350 किलोमीटर की रेंज इनकी होती है और 1000 किलोग्राम का इनका वो होता है जो पेलोड होता है, जो उठा के जा सकते हैं। ये जो है ना इनके जो अग्नि सीरीज है उसका भी तकरीबन पेलोड इतना ही होता है। अग्नि 5 का शायद थोड़ा ज्यादा है, उसका कोई 1650 किलोग्राम के करीब है। अच्छा, तो फिर इनका वो ब्रह्मोस है जिसपे वो बड़ी प्राइड लेते हैं, और ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा, एक तो क्रूज मिसाइल की सीरीज, एक बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज है। तो ये जो अग्नि है वो तो बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये जो ब्रह्मोस है ना ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा, ये इन्होंने रशिया की मदद के साथ डेवलप किया है, और ये इसकी खसूसियत एक ये भी है कि एक तो सुपरसोनिक है, दूसरा ये लैंड से भी फायर किया जा सकता है, जहाज से भी फायर किया जा सकता है, एयर मतलब फाइटर या बम्बर प्लेन से, और सी से भी फायर किया जा सकता है। तो ये सी लॉन्च भी है। अच्छा, और इसकी तो इनकी काफ़ी मांग भी रही है। ये अभी ये फिलीपीन और वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ तो इनके कुछ एग्रीमेंट्स हो चुके हुए हैं और काफ़ी साइजेबल वैल्यू के हैं। मिसाल के तौर पे फिलीपींस के साथ कोई $375 मिलियन का, वियतनाम के साथ कुछ $629 मिलियन का, और इंडोनेशिया के साथ कुछ $630 मिलियन का। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस की बात भी इनकी हुई है और आकाश की बात भी हुई है। आकाश एयर टू एयर मिसाइल है इनका। तो और कुछ और मुल्कों के साथ इनकी बात भी हो रही है, जैसे थाईलैंड और इसी तरह से यूएई, मतलब कुछ इस तरह के मुल्कों से, मलेशिया वगैरह के साथ भी बात हो रही है। तो ये एक इनकी दूसरी टाइप ऑफ मिसाइल है। फिर वो हैं जैसे आकाश, त्रिशूल वगैरह। आकाश तो एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब मिसाइलों की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। फिर इनकी एक वो सी बेस्ड जो होते हैं, मतलब जैसे इनकी के सीरीज और सब सरफेस मिसाइल है जो सबमरीन से फायर होते हैं, और उसमें इनकी K-15 है फॉर एग्जांपल जो, और इसी तरह से, और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए ये डेवलप किए जाते हैं। और आपको पता है कि इनके पास तो अब इंडिया के पास 190 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं एज पर सिप्री रिपोर्ट, और उसमें से 12 तो उन्होंने डिप्लॉय भी किए। तो वो डिप्लॉय ज़ाहिर जब इन्होंने किए हैं सबमरीन्स पे, वो सारे मिसाइल के थ्रू ही वहाँ से लॉन्च हो सकते होते हैं। तो उसमें इनका जो K-15 सागरिका है वो कोई 750 किलोमीटर उसकी रेंज है, और फिर एक इनका और है K-4, वो तो इंटरमीडिएट रेंज सबसोनिक वो है मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च मिसाइल है, वो 3500 किलोमीटर की रेंज है। तो मतलब इंडिया ने एक ठीक ठाक बैलिस्टिक मिसाइल की और क्रूज मिसाइल्स की और सी बेस्ड मिसाइल्स की कैपेसिटी डेवलप की है, और उनको अब टेस्ट भी वो किए जा रहे हैं। एक हम उसमें तेजी देख रहे हैं कि काफ़ी अब इसके ऊपर फोकस है। अच्छा मुख्तार साहब, एक तरफ तो ये ज़रा इंडिया कर रहा है, वो काफ़ी एक एक्सटेंसिव किस्म का इनका मिसाइल प्रोग्राम लगता है। पाकिस्तान में भी टेस्ट हो रहे होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है इस वक्त मिसाइल की, तो वेयर यू सी? देखिए, वो चूंकि एक मुकाबला तो है ना, मतलब इंडिया अपनी तैयारी करता है अपनी थ्रेट परसेप्शन को सामने रखते हुए, जिसमें वो चाइना को भी सामने रखता है और अपने एक बिग पावर एम्बिशंस को भी सामने रखता है। जैसे मैंने कहा ना कि उसकी जो मिसाइल्स हैं, अग्नि 5 है, तो वो सिर्फ चाइना के लिए भी नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज तो उससे भी ज्यादा है। वो तो इंटरकॉन्टिनेंटल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो और उसकी रेंज शायद वो और भी बढ़ाएंगे। मतलब वो तो वो कैपेबिलिटी भी डेवलप करना चाहेंगे कि हम तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हम टारगेट करने की पोजीशन में हों, क्योंकि उनके बिग पावर एम्बिशंस हैं। जैसे चाइना ने वो कैपेसिटी बिल्ड की, अमेरिका के पास तो वो है ही, सोवियत रशिया के पास वो कैपेसिटी है, तो इंडिया भी शायद उसी तरह से सोचता है। पाकिस्तान जब अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करता है तो पाकिस्तान, या कम से कम अभी तक की सूरत हाल थी कि पाकिस्तान की वो इंडिया स्पेसिफिक होती है। पाकिस्तान ये देखता है कि हमारे पास एक ऐसी रेंज की मिसाइल्स हों कि हम इंडिया के किसी भी कोने को टारगेट कर सकें, अंडमान तक हम टारगेट कर सकें, क्योंकि वो जो भी इंडियन टेरिटरी है वो हमारी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक एडवर्सोरियल रिलेशनशिप तो उनके साथ है। तो इसी हिसाब से पाकिस्तान ने भी अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी बिल्ड की है। तो जिस तरह के मिसाइल इंडिया ने डेवलप किए हैं, पाकिस्तान में भी उसी तरह से, मतलब इधर भी उसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल पे फोकस है, इधर भी उसी तरह से क्रूज मिसाइल भी बनाए जा रहे हैं, इधर भी एंटी एयर मिसाइल्स भी हैं, सी बेस्ड मिसाइल्स भी हैं। तो वो मैं मुख्तसरन वो भी आपको बता देता हूँ कि ये जो है, तो मिसाल के तौर पर जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाया उसमें गजनवी है, 300 किलोमीटर तक की रेंज है। शाहीन 1 और 2 जो है वो 700 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज है। फिर जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पाकिस्तान में, उसमें गौरी 1 और 2 है जो 1500 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज है। अब 2000 किलोमीटर की रेंज वो है कि जिसमें इंडिया के ज़्यादातर हिस्से
आ जाते हैं। अच्छा, फिर शाहीन 2 और 3 हैं, उनकी रेंज उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, 2500 से 2750 किलोमीटर की। अच्छा, ये रेंजेस थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होती हैं, इनको थोड़ा आगे पीछे भी किया जा सकता होता है, ये नहीं है कि फिक्स्ड रेंजेस है। मतलब इस पे अगर पे लोड लेट से आपने उसको डिज़ाइन किया हुआ है 1000 किलोग्राम के बम्प के लिए, तो अगर आप उसको 800 किलोग्राम कर देंगे तो उसकी रेंज शायद 100-200 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। तो ये रेंजेस में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो शाहीन जो है वो 2750 किलोमीटर तक जा सकती है। फिर इन पाकिस्तान के साथ जैसे इंडिया का अग्नि 5 जो है वो MIRV कैपेबल है। पाकिस्तान में जो MIRV कैपेबल है वो है अबाबील, इसकी को 2200 किलोमीटर रेंज है और ये भी मल्टीपल वारहेड्स लेके जा सकता होता है, मतलब एक से ज़्यादा बम लेके जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर रेंज 2200 की है, तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया स्पेसिफिक ये बनाए गए हैं। अच्छा, फिर क्रूज़ जो मिसाइल्स हैं पाकिस्तान में, जैसे इंडिया के पास ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल है, तो उसमें बाबर 1 और 2 है। ये सबसोनिक ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल है। अच्छा, इसकी कोई रेंज है 750 से 900 किलोमीटर तक से। फिर सबमेरीन लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल हैं, जैसे बाबर 3 है 450 किलोमीटर। मतलब पाकिस्तान ने भी वो सबमेरीन लॉन्च्ड मिसाइल अब डेवलप कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया ने 12 मिसाइल अपने सबमेरीन्स पे वो इंस्टॉल कर दिए हैं, और तो पाकिस्तान के पास अब वो मिसाइल भी मौजूद है और गालबन सबमेरीन्स भी मौजूद है। अभी ऐसी इतला तो नहीं है कि पाकिस्तान ने भी उनको डिप्लॉय कर दिया हुआ है, लेकिन अब देख सकते हैं कि ये जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इंडिया ने ये कर लिया हो और पाकिस्तान ना करे। क्योंकि आप ये जो है ना अपना वो टायरेड जो एक फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस होता है कि हमारे पास जी ग्राउंड से भी मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी है, हमारे पास एयर से भी लॉन्च करने की कैपेसिटी है, और हमारे पास सब जो है समुद्र के नीचे से सबमेरीन के जरिए से भी करने की पोजीशन है। तो पाकिस्तान भी लगता ये है कि शायद अब उस तरफ जाएगा, क्योंकि बिकॉज इंडिया हैज़ डन इट। तो अब पाकिस्तान ज़ाहिर है कि जिस तरह का हमारा ताल्लुक है उसमें पीछे रहने की कोई बात समझ में नहीं आती है। तो मतलब जो भी डिले उसमें है, ज़ाहिर बात में डिले होता है। अभी हम जरा इंटरनेशनल फोरम्स में हैं, तो शायद ये डिले की वजह भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स भी हैं जो हवा से लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें राद 1-2 है, 1 और 2 350 से 650 किलोमीटर। फिर इस तरह से और भी हैं, जैसे अब कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स हमारा जो है, तो वो होता है ना कि आप कोई दुश्मन का शिप उधर आ रहा है तो आप कोस्ट के ऊपर डिप्लॉयड मिसाइल्स होते हैं जो एंटी शिप होते हैं, तो उस तरह के भी डेवलप किए गए। तो मतलब अब काफ़ी सारी इसमें आप फिर टेक्टिकल हैं जो बिल्कुल छोटी रेंज होती है। फिर चूँकि पाकिस्तान ने ना काफ़ी काम इस पर भी किया है टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे, कि छोटे न्यूक्लियर वेपन्स, क्या अगर इंडिया की तरफ से कोई इनकरियन हो और कोई बड़ी तादाद में उनकी आर्मी पाकिस्तान में किसी जगह पे घुस आए, तो और कन्वेंशनल तरीके से उसको रोकना मुश्किल हो रहा हो, तो उस सूरत में पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करें। वो बैटलफील्ड वेपन्स होते हैं, वो ऐसे ही होता है कि भाई आप वो 60-70 किलोमीटर की रेंज। तो ये जो हमारे पाकिस्तान के पास हतफ या नसर वगैरह है, ये 70 किलोमीटर के लगभग रेंज है। तो वो वही है कि बैटलफील्ड फॉर्मेशंस जो होती है ना, उनके खिलाफ यूज़ किए जाएं। तो मतलब आप अब देख रहे हैं कि एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जो पाकिस्तान भी कर रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान का और इंडिया का मवाजने में आप बाकी तो वही मिसाइल टू मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, क्रूज मिसाइल्स भी हैं, हर तरह की मिसाइल है। बाकी इन्वेंट्री की बात होती है कि किसके पास ज़्यादा है कम है, वो तो ये कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, वो तो नहीं बताते हैं। लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि पाकिस्तान मतलब अपना स्टॉक पाइल्स इंडिया के करीब तरी रखता होगा। मतलब चूँकि वो सोल्जर्स में तो होता है कि अगर उनकी 12-13-15 लाख फौज है तो पाकिस्तान की 6 लाख हो, तो उधर तो आप एक डिस्पैरिटी अफोर्ड कर सकते हैं। एयरप्लेन्स में भी कर सकते हैं कि चलो जी हम क्वालिटी का एज रखते हैं, लेकिन मिसाइल्स में तो मतलब ये नहीं हो सकता कि आपकी स्टॉक पाइल्स बहुत थोड़े हो। एक रेंज का डिफरेंस है, तो इंडिया की जो मिसाइलों की रेंज है काफ़ी ज़्यादा है और वो उसको शायद मज़ीद भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान उस तरफ आता है या नहीं आता है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो पाकिस्तान की अब डिफेंस कमिटमेंट्स हुई हैं ना मिडल ईस्ट में, तो उसके बाद शायद ये ज़रूरत बन जाएगी। एग्जैक्टली लेकिन अच्छा एक तो अच्छा मैं पिछले दिन शायद पढ़ रही थी कि शायद अर्ली वार्निंग सिस्टम पाकिस्तान का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद इस वजह से कि इन्होंने ज़्यादा एक्विजिशंस की हुई हैं वॉक वगैरह की। वो ठीक है, देखिए मिसाइल सिस्टम ना वो चूंकि अब गाइडेड सिस्टम्स हैं, तो गाइडेंस के लिए आपके पास वो रेडार्स ही गाइड कर रहे होते हैं या सैटेलाइट्स के जरिए से अब गाइड कर रहे होते हैं। कुछ मिसाइल्स वो भी होते हैं जो प्री प्रोग्राम्ड एक तरह से होते हैं, आप उसमें फीड कर देते हैं वो सारी ट्रेजेक्ट्री वगैरह, और ख़ुद ही बाज़ रेडार भी उसको नहीं कर रहा, तो वो खुद ही अपनी वो उसको आइडेंटिफाई करते हुए अपनी उस ट्रेजेक्ट्री पे चला जाता है। तो ये खैर काफ़ी टेक्निकल सी गुफ्तगू है, वो तो हम किसी वक्त किसी एक्सपर्ट को उस पर बुला के कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास जो एवाक्स सिस्टम्स हैं, जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो इंडिया की निस्बत ज़्यादा है।
तो वो पाकिस्तान का इसी वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है। अच्छा, अभी तक जो हमने मिसाइलों की बात की है ना, ये वो हैं जो ऑफेंसिव मिसाइल्स हैं। फिर एक मिसाइलों की वो किस्म है कि जो एंटी वो एयर सिस्टम्स होते हैं, जैसे इनकमिंग मिसाइल को आपने इंटरसेप्ट करना होता है तो इंटरसेप्टर्स वगैरह होते हैं। तो उसके लिए आपको पता है, वो तो हमने पहले एक शायद एपिसोड किया था जिसमें इंडिया ने तो काफ़ी अपना वो कुशा सिस्टम और S-400 पे वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी जैसे चाइना से एक्वायर किए हैं HQ-19 और कुछ इस तरह से। अच्छा मुख्तार साहब, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ टर्की और सऊदीया के साथ, फिर इसराइल के साथ इंडिया का है। अब जो चैलेंजेस पाकिस्तान को हम देखते हैं टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल हो सकते थे, क्या ये इसमें ये वाले पैक्ट भी कोई रोल अपना प्ले करेंगे? और जहाँ पे इसराइल और इंडिया खड़ा है, तो कैसे आप इन ब्लॉक्स को कैसे देखते हैं? लेकिन पहले तो हमारी सारी तैयारी इंडिया के हवाले से होती थी। लेकिन अगर आप ऐसे पैक्ट्स में आ जाते हैं कि जिसमें तुर्की पे हमला भी पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा, तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इस तरह की कमिटमेंट कर लें और वो कैपेबिलिटी आपके पास ना हो। अगरचे ये बड़ा रिमोट सिनारियो है कि तुर्की पे हमला हो और हमें कोई इधर से फौज भेजने की ज़रूरत हो, पता नहीं उस डिफेंस पैक्ट की डिटेल्स में क्या है। बहुत ही फार फेच्ड सिनारियो है, ऐसी कोई लगता नहीं है तुर्की का कोई किसी के साथ ऐसा हॉस्टाइल ताल्लुक है भी नहीं है। साइप्रस वगैरह का उनका मसला रहता है, लेकिन वो नेटो के फ्रेमवर्क में है तो उसमें कोई ऐसे फ्लेयर अप का इम्कान नहीं है। सऊदी अरब के हवाले से भी मोर और लेस ऐसी बात है, मतलब कोई छोटी मोटी स्कर्मिशेस जैसे अभी होती रही हैं, कोई हूथी की तरफ से या कोई ईरान की तरफ से, लेकिन कोई एक बड़ी फुल फ्लेज वार का इम्कान आज के दिन में कोई नजर आ नहीं रहा। तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बैठे सोच रहे हो आप, लेकिन अगर पाकिस्तान को इस्पेक्ट में रखा है, सॉरी आपकी बात के साथ ही मैं इसको भी जोड़ना चाहूंगी, लेकिन पाकिस्तान की तो परसेप्शन भी है और थ्रेट है भी बड़ा क्लियर। मतलब अभी हम पिछले साल ही तो एक जंग से निकले हैं, तो जब सऊदी और टर्की इस एग्रीमेंट में आ रहे थे, तो व्हाट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान? ऐसा हो सकता है, देखिए इस पैक्ट की तफसीलात में शायद कुछ ऐसी चीजें हों जिसमें तय किया गया हो कि अच्छा जी कौन से सिनारियों में मदद की तवक्को होगी और उस सिनारियो में जो मदद की तवक्को भी होगी वो किस किस्म की मदद की तवक्को होगी। मतलब अब तुर्की को खतरा होता है तो क्या पाकिस्तान ने फौज भेजनी है या वैसे सपोर्ट करनी है, मतलब कि कोई आपको आर्म्स की कमी हो गई है, कोई आर्टिलरी शेल की कमी हो गई है, कोई और इस तरह की चीज़ है। अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान को कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या तुर्की की फौज ने इधर आना है, वो तो बहुत ही फार फेच्ड सिनारियो है ना, मतलब इसका तो कोई इम्कान नहीं है। मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना जो हम जो है तवक्को कर सकते हैं कि कोई उधर से इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाएगी, कोई वेपन्स की सप्लाई लाइंस इंटैक्ट रहेंगी, कोई जो है कोई सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई टेक्नीशियंस आ जाएंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। या उससे पहले, मतलब वार तो एक एक्सट्रीम सिनारियो है, उससे पहले कोई जायंट डिफेंस प्रोडक्शन हो जाया करेगी, कोई जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है वो हो जाया करेगी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी ना मोस्ट लाइकली। लेकिन अब ये बात तो क्लियर हो गई ना कि पाकिस्तान को मिसाल के तौर पर मिसाइल की बात, अब पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स तो होने चाहिए कि अगर मिडल ईस्ट में कहीं पे इस तरह की सिचुएशन हो तो पाकिस्तान और उधर से कोई थ्रेट एमनेट कर रहा हो। देखिए ना, सऊदी अरब पे कोई हमला होता है किसी भी तरफ से, मतलब लेट्स से इसराइल की तरफ से होता है और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है और इसराइल वो कैपेबिलिटी बिल्ड कर लेता है, वो कहे अच्छा सऊदी अरब पे हमला कर रहे हैं तो सऊदी अरब का अलाई तो पाकिस्तान भी है, तो हम वो कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं कि हम तो पाकिस्तान को भी टारगेट कर सके। तो फिर पाकिस्तान को भी तो वो कैपेबिलिटी बिल्ड करनी होगी ना कि वो अब इसराइल को रिस्पॉन्ड कर सके। अच्छा, अब ये हाइपोथेटिकल सिनारियोज हैं, मतलब ये ऐसे होगा, मतलब एक और भी तरीका हो सकता है कि इसराइल ये ना करे, इसराइल इस तरह की मिसाइल कैपेबिलिटी डेवलप करता है तो पाकिस्तान में तो फौरन ये हो जाएगा ना कि अच्छा अब ये कर रहा है, मालूमात तो मिल जाती है ना कि इंडिया ने उस रेंज के, सॉरी इसराइल ने उस रेंज के मिसाइल बना लिए जो पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं। तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि कुछ ऐसा करे। लेकिन हो सकता है इसराइल वो ना करे, वो कहे जी हमें तो इंडिया से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए क्योंकि हमें अगर इधर से थ्रेटन होगा तो उधर से हम चेकमेट करेंगे इंडिया के ज़रिए से। लेकिन इंडिया उस तरह के किसी बाइंडिंग अलायंस में जाएगा या नहीं जाएगा, आज तक तो नहीं गया। पाकिस्तान तो पहले भी जाता रहा, पाकिस्तान तो सीटो सेंटो का मेंबर था, इंडिया कभी नहीं गया किस तरह के किसी अलायंस में। तो लेकिन पाकिस्तान सीटो सेंटो में भी गया था और पाकिस्तान अभी फिर उस अलायंस में गया। तो पाकिस्तान का एक ट्रैक है कि इस तरह के अलायंसेज में हम चले जाते हैं, इंडिया का ट्रैक है कि वो इस तरह के अलायंसेज में नहीं जाते। लेकिन क्या इंडिया इसराइल के साथ जाएगा इस तरह के, डिपेंड करता है कि वो इस डिफेंस पैक्ट को कैसे असेस करते हैं, कितने इससे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बज़ाहिर तो मुझे लगता है कि जो इनकी जो सऊदी अरब वगैरह की भी हुई है वहाँ पे शायद इनको ये एश्योरेंस दी गई होगी कि हमारा आपके खिलाफ नहीं है, हमारा बेसिकली एसेंशियली डिफेंसिव पैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल, ये जो स्टार्ट है रेस, क्या इसके कहीं पे रुकने के भी कुछ चांस हैं?
अब देखें ना, पूरी दुनिया में देख लें, एक पूरा ग्लोबल सिनेरियो देख लें, तो कोई ऐसा मुल्क इस वक्त नहीं है जो खुद को कोई बड़ा सिक्योर फील करते हुए उसने हर किस्म के डिफेंस प्रोटेक्शन को बैन किया हो। देखिए ये चूंकि दुनिया का ऑर्डर भी बदल रहा है ना, तो एक बड़ी सुपर पावर है जिसकी हेजीमनी चैलेंज हो रही है। अब नए एस्पायरेंट हैं, वो सुपर पावर बनना चाह रहे हैं, तो जो नए बनना चाह रहे हैं वो भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। जो जिसकी चैलेंज हो रही है वो भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है कि वो उसकी वो जो हेजीमनी है बरकरार रहे। तो अब देखें ना, ट्रंप क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ा के $1.5 ट्रिलियन करना चाहते हैं। $1 ट्रिलियन से तो ज़्यादा वो ले ही गए हैं इस दफ़ा। अच्छा, तो एक तरफ हमें उधर काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है कि आर्मामेंट के ऊपर और नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। चाइना इसी तरह से अपनी कैपेबिलिटी, अब बजट की तो फिगर्स डिस्प्यूटेड हो सकती है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडर तो चाइना है ही। और हमें पता है कि वो कई अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है अपनी तेज़ी से। 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं उसके नंबर्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो न्यूक्लियर वेपन्स भी उनके बढ़ रहे हैं, जो सिप्री की रिपोर्ट है। अच्छा, इंडिया के भी बिग पावर एम्बिशंस हैं, तो वो भी हमने डिस्कस किया कि ये भी उसी तरफ जा रहा है और उसको चाइना को और पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट को वो उसका एक्सक्यूज बनाते हैं। पाकिस्तान इंडिया के काउंटर में वो किए जा रहा है, तो ये हो रहा है। तो ये आसानी से रुकने वाला नहीं है अनलेस कि एक स्टेबिलिटी आए, ग्लोबल लेवल पे स्टेबिलिटी आए। बेहतर तो उसके लिए ये हो कि कोई स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटीज हो, जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया भी, यूके, फ्रांस उसमें शामिल हो, पाकिस्तान भी उसका अगर हो, कम से कम जो न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं इनको तो उसका होना ही चाहिए, जिनकी मिसाइल कैपेबिलिटी भी है। तो अभी उसके आसार नहीं है वो, हम उस तरफ जब तक उस तरह की कोई ट्रीटी नहीं होते तो ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बाकी ये बात कि ये टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं, तो एक टेस्ट का रुझान तो रहेगा पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में। अगर ये आर्म्स रेस कुछ स्टेबलाइज हो भी जाए ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ टेस्ट होते जाएंगे। लेकिन टेस्ट क्यों किए जाते हैं? टेस्ट करने के लिए ना इनके पास 2-3 होते हैं। एक तो ऑडिट होता है, जैसे होता है ना ये फर्म्स का ऑडिट होता है, तो उधर पैसों का हिसाब किताब किया जाता है कि कितने पैसे आपने खर्च किए। ये मिसाइलों के भी ऑडिट होते हैं। और एक ऑडिट तो ये होता है ना कि आप जाके चेक करेंगे, अच्छा जी ये 50 बनाए थे, 50 पड़े हुए हैं। लेकिन फिर ये भी चेक होता है कि ये 50 चलते भी हैं या नहीं है। तो एक तो ऑडिट फंक्शन होता है कि इनमें से किसी एक को हर कुछ अरसे के बाद उठा के तो इसको चला के देखें वाकई चल रहा है। ये तो नहीं हुआ कि इन्होंने बना दिया, जरूरत पड़ने पे चले, इसमें कुछ और भर के रख दिए, जरूरत पड़ने पे चले ना। तो एक इस मकसद के लिए होता है। इसमें अपने कमांड कंट्रोल को भी चेक किया जाता है कि एक पूरा कमांड है ना कि कैसे ये मिसाइल यूज होते हैं, तो कैसे वो कम्युनिकेशन हुई है, कैसे डायरेक्टिव पास किया गया है, कैसे पासवर्ड्स अप्लाई हुए हैं, वगैरह वगैरह। ये भी टेस्ट किए जाते हैं कि कमांड स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट है, फंक्शनल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक उस चीज़ को भी चेक किया जाता है। फिर उसकी प्रिसीजन वगैरह को भी चेक किया जाता है कि हमारा जो क्लेम है कि भाई ये तो इतने जो है ना इसका मार्जिन ऑफ एरर इतना है कि लेट्स से ये 10-20 किलोमीटर के 20 मीटर के अंदर गिरता है या 50 या 100 मीटर के अंदर गिरता है, जो भी आप उसको टारगेट असाइन करते हैं, तो क्या वो उसके अंदर है, उसके इसको कहते हैं सर्कुलर एरर प्रोबेबल, कि क्या उसके हवाले से जो हमने तय किया हुआ है या हमारी असेसमेंट है वो इंटैक्ट है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए किया जाता है। तो वो पाकिस्तान भी करता रहता है, इंडिया भी करता रहता है, और मेरे ख्याल में ये जारी रहेंगे। लेकिन बात ये उससे ज़्यादा करते हैं, वो दूसरे मुल्क को सिग्नलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ना मैंने कहा कि 2025 के बाद इसमें तेज़ी आ गई थी, वो एक तरह की एक दूसरे को सिग्नलिंग की जा रही थी कि जैसे हम बड़े तैयार हैं, देखें हम ये मिसाइल भी टेस्ट कर लिया है, वो भी कर लिया है। तो एक वो भी होता है। तो लेकिन टेक्निकल रीजंस तो बरकरार रहेंगी अगर ताल्लुकात में बेहतरी भी आ जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। तो नाज़रीन, हमने देखा कि ये आर्म रेस चलती रहेगी, और जब तक पाकिस्तान और इंडिया की आपस में रिलेशन जो है वो स्टेबलाइज नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया में जब तक नए वर्ल्ड ऑर्डर की एक फाइनल शक्ल नहीं बनती है, बट स्टिल कुछ अपडेट होती है जो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो कुछ नई जो डेवलपमेंट हुई है अगस्त में, आप लोगों के साथ शेयर की। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आती है तो अपनी राय का इज़हार हमारे कमेंट सेक्शन में करते रहा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें।